देंगे ये क्वेश्चन आपका लैसाइनी टेस्ट से लिया हुआ है और इसमें बोला हुआ है कि आपके पास ब्लड रेड कलर अपीयर कर रहा है जब आप ट्रीट कर रहे हो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को विथ FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसका इंडिकेशन क्या होता है, ध्यान देना। तो H2SO4 जो होता है आयरन जो +2 सेट में यहाँ मौजूद है उसको कन्वर्ट करता है +3 सेट में। तो यहाँ से आयरन +2 जो है ये जाएगा +3 में ऑक्सीडाइज होके, और ये आयरन का जो +3 सेट होता है जब ये कंबाइन करेगा HCN आयन के साथ तो ये बनाता है कॉम्प्लेक्स इस तरह का, और इसका कलर होता है ब्लड रेड कलर का होता है। ये होता है ब्लड रेड कलर का होता है। यानी इसका मतलब अगर ये आपका फॉर्म कर रहा है मतलब आपके पास जो आयन होगा HCN, और HCN आयन होने का मतलब है आपका जो कन्फर्मेशन है कि आपके सिस्टम में नाइट्रोजन सल्फर दोनों मौजूद होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में नाइट्रोजन सल्फर दोनों मौजूद है। ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जानेंगे आपके सामने एक साइक्लोहेक्सीन है, इसमें Cl2 के साथ पहले बार में हम लोग सनलाइट डाले हैं। तो सनलाइट वाले में क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो रेडिकल कहाँ फॉर्म करेगा, जहाँ पे रेडिकल स्टेबल है। तो डबल बॉन्ड के जस्ट अल्फा पोजीशन में यानी अलालिक पोजीशन में रेडिकल बनने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस होकर स्टेबलाइजेशन होता है। तो ये दोनों पोजीशन में क्या होगा, आपका रेडिकल बनेगा और अल्टीमेटली वहाँ पे आप क्लोरीन को जोड़ दोगे, यानी आपका जो कंपाउंड ए बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सेकेंड वाला जो बी पार्ट है, बी में क्या करें हम लोग Cl2 इन CCl4 कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, आपका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, यानी आपका जो पाई बॉन्ड है टूटेगा, और उसके पास जो पाई बॉन्ड टूटने के बाद क्या लगेगा, इसमें Cl से जोड़ देंगे, यानी आपका बी बन जाएगा। तो ए और बी हम लोग बना चुके हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है मैच किससे कर रहा है, तो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन 1 के साथ। तो आपका जो 1 ऑप्शन क्या होगा, ए होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्रोमेटोग्राफी पे लेके कुछ आपके पास स्टेटमेंट है। तो बोला गया है कि कौन सा इसमें जो मेथड है जो डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। तो ध्यान ना, जो कॉलम और थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है ए और बी, ये आपके डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन बेस्ड होता है। इसके अलावा ध्यान ना, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन बेस्ड कौन सा क्रोमेटोग्राफी आप लोगे, तो इसका आंसर होगा ए और बी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। यानी आप बोलोगे आपका जो 4th ऑप्शन है ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि द लैसानिक एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बिफोर टेस्टिंग फॉर हैलोजन। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ध्यान ना, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर सिस्टम में सल्फाइड हो और साइनाइड हो तो उसको हम डिकम्पोज कर सके, ताकि हमारे टेस्ट में हिंड्रेंस प्रोड्यूस ना करे। यानी साइनाइड और सल्फाइड को ब्रेक करके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, उसको बाहर भेज देगा। तो इसलिए लैसानिक एक्सट्रैक्ट को हम लोग ट्रीट करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से बिफोर टेस्टिंग फॉर हैलोजन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। आपके सामने एक थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट लिया हुआ है, जिसमें बोला गया है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 3.5 सेंटीमीटर मूव किया, वाइल द सॉल्वेंट मूव बाय 5 सेंटीमीटर। तो आपको रिटार्डेशन फैक्टर निकालना है, यानी आपको आरएफ निकालना। तो आरएफ क्या होता है, आरएफ होता है डिस्टेंस मूव बाय द आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 3.5 दिया हुआ है, बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट जो कि 5 दिया हुआ है। रेशियो आ जाएगा 0.7, और इसको 10⁻⁻1 का फैक्टर बाहर निकालते हो तो इसको आप लिख पाओगे 7 × 10⁻⁻1, यानी यहाँ पे जो फिलअप करोगे 7 फिलअप करोगे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपके सामने बोला गया है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल था प्यूरिफिकेशन में जिसमें आप लोग यूज करते थे सॉल्बिलिटी इनटू डिफरेंट सॉल्वेंट का यूज करते थे। तो बेसिकली ये था डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड में हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं कि 2 अलग अलग सॉल्वेंट में आपका सॉल्बिलिटी डिफर करता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने पूछा हुआ है कि एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल किस प्यूरिफिकेशन मेथड में हम यूज करते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, इसको यूज करते हम लोग क्रोमेटोग्राफी में।
तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आपके सामने लिस्ट 1 है, इसमें कुछ आपका प्यूरिफिकेशन का टेक्निक्स लिखा हुआ है और राइट में उसका एग्जांपल दिया जहाँ इसको आपको एम्प्लॉय करना है। तो ध्यान ना, डिस्टिलेशन मेथड जो आपको अप्लाई करना होता है आपके क्लोरोफॉर्म और एनिलिन सिस्टम में, यानी आपका ए से 4 मैच करेगा। ठीक है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो होता है उसको अप्लाई करते हैं हम लोग क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन में, कि क्रूड ऑयल में बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है और बहुत सारे कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत पास होता है, इसलिए हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो बी के लिए 3 होगा, बी के लिए 3 होगा, ए का 4 बी का 3 देखोगे तो आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी बार हम चेक कर लेते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं एनिलीन इन वाटर मिक्सचर के लिए। ठीक है, इन इसी के लिए 2 हो जाएगा। और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर जो होता है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम द स्पेंट लाई। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा जो भी एग्जाम्पल है हम मेंशन किया आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को थॉरली स्टडी कर लेना है, उससे आपका क्वेश्चन क्या होगा इजीली बन जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। जानेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स। These are generally insoluble in the water at room temperature but are miscible with water vapor in vapor phase। आपको बताना है कि किस मेथड से हम इसको सेपरेट करेंगे या इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान देना, क्योंकि आपका स्टीम में वेपर फेज में इमिसिबल है और लिक्विड फेज में इमिसिबल है, तो इसमें हम लोग सेफली अप्लाई कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम के साथ ये बाहर निकल जाएगा और जब इसको हम कंडेंस करेंगे तो क्या होगा, स्टीम और आपका जो ऑयल है वो क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इसमें आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में आपके पास 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एनिलीन को हम जब रेट करवाते हैं H2SO4 से एट गिवन कंडीशन, जो कि दिया हुआ आपके पास 453 से 473 केल्विन, तो उस केस में आपका तो फर्स्ट तो बनता है सॉल्ट, और सॉल्ट के बाद हीटिंग जो होता है, जो हीट आप किए हो उस हीटिंग के साथ क्या होगा, उस हीटिंग के साथ क्या होगा, यहाँ पे अल्टीमेटली फॉर्म करता है अमीनो बेंजोइक एसिड, सॉरी अमीनो सल्फोनिक एसिड SO3H, तो NH2SO3H बन जाएगा। अब चूंकि इस कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है, तो जब इसमें आप लैसानी टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपका अगर सोडियम का अमाउंट कम होगा तो इसमें एक SCN आयन फॉर्म करने का चांसेस होगा, और SCN आयन जो होता है वो Rm+3 के साथ ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, यानी ये जो कंपाउंड क्रिएट होता है इसका कलर होता है ब्लड रेड। यानी पहला स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो बोला गया है इन Friedcraft alkylation and acylation reaction aniline forms salt with AlCl3 catalyst। तो बात सही है कि acylation alkylation में जो भी एनिलीन सिस्टम है वो AlCl3 कैटलिस्ट जो यूज करते हैं उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल खाली होता है। इस वैकेंट p ऑर्बिटल में एनिलीन का लोन पेयर जो है उसमें अटैक करेगा और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस सॉल्ट का फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है कि जो N के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। अगर N के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा तो इस पॉजिटिव कारण क्या होता है, ये बिहेव करता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिहेव करेगा और रिंग को डीएक्टिवेट करेगा फर्दर रिएक्शन करने के लिए, यानी रिएक्शन ऑकर नहीं करता है। यानी आपका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा, आपका कौन सा ऑप्शन आपके साथ मैच, हमारे आंसर से मैच करेगा, तो थर्ड जो ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। ए था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे बोला गया है कि इन जेल्दाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो कॉपर सल्फेट होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है ना, जो कॉपर सल्फेट होता है जेल्दाल मेथड में वो काम करता है जो कैटालिटिक एजेंट की तरह। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लैसाग्नी टेस्ट के थ्रू हम किन किन एलिमेंट को पहचान सकते हैं। तो ध्यान देना, लैसाग्नी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ हीट करके उसमें जो भी एलिमेंट है उसको उसके आयंस में कन्वर्ट करते हैं और उस आयंस का हम टेस्ट करके हम उस एलिमेंट को पहचानते हैं कि किस एलिमेंट से आयन बना हुआ होगा।
ठीक है। तो आपका ध्यान देना, नाइट्रोजन जो होता है, तो लैसेनी टेस्ट में नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट होता है Cn माइनस आयन में, और आपके सैंपल में अगर सल्फर भी होगा तो कन्वर्ट होगा HCl माइनस में, ठीक। आपका सल्फर जो होता है, सल्फर जनरली कन्वर्ट होता है S-2 में, ठीक। और अगर कार्बन नाइट्रोजन दोनों होगा तो सल्फर जो है वो HCN आयन में कन्वर्ट होता है। आपका जो हाइड्रोजन होता है वो कन्वर्ट होता है X- आयन में, और जो फॉस्फोरस होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं आपके फॉस्फेट फॉर्म में, या फिर इसके अदर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम लैसानी टेस्ट में उसको पहचान सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 2 में जो है, जो भी एलिमेंट मौजूद हैं उसके लिए हम लैसानी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल पे पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपसे सही होना चाहिए था। तो बच्चों लोग मूव करते हम लोग अगले क्वेश्चन के। तो आपके सामने एक जल्दाल मेथड का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज एस्टिमेट करना है। तो ध्यान देंगे, जल्दाल मेथड में नाइट्रोजन का परसेंट अगर एस्टिमेट करना है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1.4 N1V1। ये होता है एसिड का नॉर्मलिटी और उसका वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम होगा ml में, माइनस N2V2। यहाँ पे बेस जो यूज करेंगे उसका नॉर्मलिटी है और V2 है वॉल्यूम उसका ml में, डिवाइडेड बाय सैंपल, जो है सैंपल का वेट हम डिवाइड करते हैं ग्राम में। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कोई भी बेस यूज नहीं है, बेस यूज नहीं मतलब इसको आप नेगलेक्ट कर लोगे, ठीक, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बेस का इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो आपके पास एसिड है, एसिड H2SO4 है, उसका मोलरिटी दिया हुआ है 2, तो हमको इसका नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी कितना होगा? तो आपका H2SO4 का n फैक्टर होता है 2, तो इसका नॉर्मलिटी हो जाएगा 2 × 2 यानी क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला यूज करो तो 1.4 नॉर्मलिटी हो गया 4 n, आपका वॉल्यूम जो यूज किया 10 यूज किया हुआ है, और सैंपल का जो वेट है वो सैंपल का वेट है 1 ग्राम। तो आप जब सॉल्व करोगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा 14 × 4 यानी हो जाएगा 56%। तो यहाँ हम लोग, ये आंसर होगा 56%, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन। जल्दाल मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जिस तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं जल्दाल मेथड को, उसको आपको देख लेना है और इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम लोग जल्दाल मेथड का लिखे हुए हैं आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट ये फॉर्मूला एनसीईआरटी के गिवन फॉर्मूला से बेटर इसलिए है कि क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपका एसिड कोई भी होगा आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले। आपको सामने इस क्वेश्चन बोला गया है, द टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिव सब्सटेंसेस। तो ध्यान है, ये बहुत आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो ये आपके एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ कि इस तरह के सब्सटेंसेस के लिए हम लोग फॉलो करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपके क्लास 11 के एनसीईआरटी पार्ट 2 में जो पहला चैप्टर है उसमें प्यूरिफिकेशन जो आपका टॉपिक है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप उसको अगर पढ़े हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 4 कंपाउंड दिए हुए नाइट्रोजन के और बोला गया इसमें से कौन सा नाइट्रोजन का जो कंपाउंड होगा वो लैसानी टेस्ट नहीं देता है। तो ध्यान देंगे, लैसानी टेस्ट देने के लिए आपके कंपाउंड में कार्बन का होना जरूरी है। तो कार्बन का होना एसेंशियल होता है। तो अगर हम इन सारे कंपाउंड्स का स्टडी करें तो हाइड्रोजन का फार्मूला होता है NH2NH2, इसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन अब्सेंट है। यूरिया जो होता है NH2CONH2 होता है, इसमें कार्बन आपके पास प्रेजेंट है। अगर बात करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन का तो इसमें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके पास कार्बन प्रेजेंट होगा बेंजीन रिंग में। ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें भी क्या होगा, आपके पास कार्बन प्रेजेंट होगा। तो आप देखोगे किस मॉलिक्यूल में कार्बन अब्सेंट है, तो है आपके पास हाइड्रोजन में। तो कार्बन नहीं होगा तो इसमें जो नाइट्रोजन के साथ CN आयन का फॉर्मेशन होता है ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी हाइड्रोजन में CN आयन बनेगा ही नहीं। तो जब लैसानी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होता है वो साइनाइड आयन फॉर्म करता है। तो इस केस में फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन में कार्बन एटम नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो लैसानी टेस्ट नहीं देगा फॉर नाइट्रोजन एटम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1।
तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पेपर क्रोमेटोग्राफी का सैंपल का एग्जांपल दिया और बोला गया है आपको इस सैंपल में से ANC का RF फैक्टर का रेशियो बताना है। तो ध्यान देंगे, अगर हम सैंपल को देखेंगे तो RF फैक्टर बेसिकली क्या होता है, तो RF फैक्टर ऑफ A क्या होगा, तो डिस्टेंस मूव बाय द A, तो A कितना डिस्टेंस मूव किया है, तो सैंपल A डिस्टेंस मूव किया है बेसिकली आपका यहाँ पे, इसको आप बोल सकते होते हैं यहाँ पे पूरे स्केल के साथ नहीं है, तो 5 सेंटीमीटर मूव किया है बेसिकली, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट जो कि किया हुआ है 12.5। सिमिलरली RF फैक्टर ऑफ C क्या होगा, तो डिस्टेंस मूव बाय द सैंपल C जो कि 10 है, बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट जो कि 12.5 है। अब इनका रेशियो लेना आपको है, तो RF फैक्टर ऑफ A बाय RF फैक्टर ऑफ C का अगर हम रेशियो लेते हैं तो बेसिकली आ जाएगा 5/10 आ जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा, ठीक। अब इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ 10⁻², तो इसको जो 10⁻² करें तो ये हो जाएगा 15 × 10⁻² हो सकता है, ठीक। तो वैल्यू ऑफ जो x होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारे सॉल्यूशन जब इसको मैच करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 50, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 50। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्रोमेटोग्राफी मेथड के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया हो और बोला है कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड रन फास्टर देन सॉल्वेंट इन द TLC प्लेट, यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट। तो ध्यान देंगे, अगर इसको हम देखें तो TLC प्लेट कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे नीचे सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे सैंपल का स्पॉट लगा होता है, और नीचे से क्या होता है सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा थ्रू एडजॉर्प्शन प्रोसेस, और यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसको डिजॉल्व करके ऊपर मूव करवाएगा, ठीक। तो नॉर्मली जो है हमेशा आपको याद रखना है कि सॉल्वेंट मूव फास्टर करता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मूव करेगा, तो मान लेते इतना दूर गया तो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ रहता है, यानी पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रन फास्टर लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि सॉल्वेंट फास्ट मूव करता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट। बात करते हैं हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट पे, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटन एट द टॉप एंड पोलर कंपाउंड्स कम डाउन इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ध्यान देना, जब भी बात करते हैं हम लोग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है पोलैरिटी, या प्रोपोर्शनल टू होता है इंट्रैक्शन फोर्स। तो जो कंपाउंड जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, उतना ही उसको मूव करना डिफिकल्ट होगा, नहीं स्लोली मूव करेगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, तो इस केस में इस तरह के कॉलम बना होते हैं। यहाँ आप चेक करोगे तो लेफ्ट साइड में मैंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी का इमेज मैंने डाला हुआ है जो कि इनसाइड से लिया हुआ है। तो सिंपली क्या करना होता क्या है कि हम लोग इसमें हम लोग ऊपर से डालते हैं, तो ऊपर से डालते हैं तो जो जितना पोलर मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, उतना ही स्लोली मूव करेगा। तो यहाँ पे जैसे 3 कंपाउंड ABC अगर मान लेते हैं, तो अगर मेरे को अगर ABC का पोलरिटी कंपेयर करना होगा तो पोलरिटी वाइज में सबसे स्लोली कौन मूव किया दिख रहा है आपको, A। तो A ज़्यादा पोलर होगा, फिर B, और सबसे कम पोलर होगा C, यानी जो जितना कम पोलर होगा उतना ही क्या होगा फास्ट मूव करेगा और नीचे की तरफ मूव करेगा। अब हम मूव करते हैं स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा हुआ था, नॉन पोलर कंपाउंड आर रिटेन एट द टॉप, ये गलत होगा। ऊपर कौन रहेगा भाई, चलो ऊपर रहेगा पोलर कंपाउंड, जिसका इंट्रैक्शन फोर्स क्या होता है ज़्यादा होता है, उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा ज़्यादा होगा। इसे स्टेटमेंट 2 क्या होगा, इनकरेक्ट। अगर बात करते हैं हम लोग RF फैक्टर का, तो RF फैक्टर बेसिकली ध्यान देना, यहाँ देखो RF फैक्टर डिफाइन कैसे किया गया था, तो आप इसके लिए इसको फोकस करो, इस नीचे इमेज को। तो ये जो बेस लाइन है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बेस लाइन बोलते हैं इसको हम लोग। बेस लाइन से RF फैक्टर डिफाइन कैसे किया गया, किसी भी कंपोनेंट A का, तो डिस्टेंस मूव बाय द A, यानी A कितना डिस्टेंस मूव किया है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कंपोनेंट को हम A बोल देते हैं और यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट जो है इतना डिस्टेंस मूव किया है, तो आपको पता है कि A का डिस्टेंस जो मूव है, जो कंपोनेंट का डिस्टेंस जो मूव किया हुआ है उसका वैल्यू कम होगा हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो ये जो RF फैक्टर का वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा रहेगा, ठीक। तो अब देखें, ध्यान देंगे,
जो कंपाउंड जितना कंपाउंड पोलर होगा, ठीक। तो पोलर, चूंकि यहाँ मूवमेंट नीचे से हो रहा है ना, तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास पोलर कंपाउंड है तो उसका मूवमेंट नीचे से कम होगा। तो पोलरिटी और RF वैल्यू में रिलेशन क्या होगा, इनवर्स का। तो जो जितना कंपाउंड पोलर होगा तो मूवमेंट स्लो होगा, उसका RF फैक्टर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस मूव है तो कंपाउंड क्या होगा, कम होगा। सॉल्वेंट का डिस्टेंस तो हर केस में सेम रहेगा। तो जो जितना पोलर होगा उसका मूवमेंट कम होगा, तो उसका जो RF फैक्टर का रेशियो होगा लेस आएगा। तो स्टेटमेंट थर्ड क्या बोल रहा है, RF फैक्टर ऑफ पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है। तो RF फैक्टर पोलर कंपाउंड का क्या होगा, स्मॉलर होगा देन नॉन पोलर। स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है RF इज एन इंटीग्रल वैल्यू। तो RF का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, तो उस केस में ये इंटीग्रल वैल्यू बोलना गलत हो जाएगा, यानी 1, 2 एंड 4 ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। आपको देखना है कि NCERT को ढंग से स्टडी करोगे तो इस तरह क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते हो। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जब हम क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉस्फोरस, तो पहले हम हीट करते हैं उसको विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और बाद में उसको ट्रीट किया जाता है फिर नाइट्रिक एसिड एंड अमोनियम मॉलब्रेट के साथ। तो अल्टीमेटली हम लोग को मिलता है कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट। आपको पूछा गया है PPT का फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान देंगे ये जो येलो कलर का PPT होता है बेसिकली होता है अमोनियम फॉस्फो मॉलब्रेट, जिसका फॉर्मूला जो होगा ऑप्शन 3 में मैच कर जाएगा, यानी NH4 होल थ्राइस PO4.12 MOO3, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप रिएक्शन देखना चाहोगे तो फॉस्फेट आयन जो है अल्टीमेटली इन जो फॉस्फोरस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब इसमें आप डालते हो HNO3 एंड अमोनियम मॉलब्रेट, तो अल्टीमेटली फॉर्म करता है अमोनियम फॉस्फो मॉलब्रेट, जो कि होता है येलो प्रेसिपिटेट। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ और बोला गया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जल्दाल मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन पायरिडीन। तो ध्यान देंगे जल्दाल मेथड को अगर आप देखते हो तो उसमें होता क्या है, जो कंपाउंड का नाइट्रोजन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं अमोनियम आयन में। अब इसमें डालते हैं बेस डाल के इसको जितना भी अमोनियम आयन है उसको हम अमोनिया गैस में रिलीज करते हैं। तो अगर इस अमोनिया गैस को अगर हम एस्टिमेट कर लेंगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका नाइट्रोजन एस्टिमेट हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जल्दाल मेथड जब अप्लाई करते हो तो जहाँ नाइट्रोजन मौजूद होगा आपके कंपाउंड में वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपका जो नाइट्रोजन है अगर रिंग का पार्ट होगा, रिंग का मतलब इस तरीके का हो सकता है या पायरिडीन मॉलिक्यूल हो सकता है, तो रिंग का पार्ट होगा, ठीक है, या नाइट्रो के फॉर्म में होगा, नाइट्रो के फॉर्म में होगा, या फिर एजो, यानी इस तरह का सिस्टम रहेगा आपके पास, ठीक, एजो। तो इन सब केसेस में जल्दाल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इन सब में कंपाउंड जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इन सब में जल्दाल मेथड क्या होगा, फेल करेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि पायरिडीन मॉलिक्यूल में हम एस्टिमेट कर पाएंगे, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि पायरिडीन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन रिंग का पार्ट होता है, यानी रिंग के अंदर बंधा हुआ है, उसको हम अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द पायरिडीन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, यानी अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। पायरिडीन में चूंकि आपका नाइट्रोजन क्या रिंग का पार्ट है तो वहाँ से अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी भी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगा, मतलब आपका स्टेटमेंट जो होगा 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक TLC प्लेट दिया हुआ है, उसमें जो कंपोनेंट मूव किया है A एंड B, उसका डिस्टेंस बताया हुआ है बॉटम से। तो बॉटम से A मूव किया है 5 सेंटीमीटर और B मूव किया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि
आर एफ फैक्टर ऑफ बी और ए में रिलेशन क्या होगा, और ये बोला हुआ है कि आर एफ फैक्टर ऑफ बी अगर एक्स इंटू 10⁻⁻1 टाइम्स ऑफ ए है तो एक्स का वैल्यू बताना है। तो ध्यान देंगे, जब भी हम बात करते हैं आर एफ फैक्टर, तो आर एफ फैक्टर में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं बेस लाइन से, जो कि ये है आपका बेस लाइन, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग। तो चूँकि आपको डिस्टेंस बॉटम से दिया हुआ है ए का 5, तो डिस्टेंस मूव बाय द ए बेस लाइन से कितना होगा, तो चूँकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो बेस लाइन से डिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा, ये हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और डिस्टेंस मूव बाय द बी कितना हो जाएगा, 7 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब आर एफ फैक्टर ऑफ जो बी होगा, इसमें डिस्टेंस मूव बाय द बी होगा बाई डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट। क्योंकि हमको रेशियो निकालना है तो सॉल्वेंट का डिस्टेंस हम इंटरेस्टेड नहीं है निकालने में, क्योंकि वो कैंसिल आउट होने वाला है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्वेंट कितना मूव किया है, तो टोटल प्लेट का लेंथ 10 सेंटीमीटर था, वो नीचे से 1 और यहाँ से 1 हटा दो, तो ये मूव डिस्टेंस जो सॉल्वेंट मूव करने वाला है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक, तो आर एफ फैक्टर बी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 बाई डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट, एंड आर एफ फैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मूव बाय ए बाई डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट, जो कि हो जाएगा 4/ds। अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो जब निकालेंगे हम लोग, तो आर एफ फैक्टर ऑफ बी बाय आर एफ फैक्टर ऑफ ए का जब रेशियो आप निकालो बच्चों लोग, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6/4 हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि आर एफ फैक्टर ऑफ बी इज 15 × 10⁻⁻1 टाइम्स आर एफ फैक्टर ऑफ ए। यानी अगर हम रिलेशन को प्रॉपरली हम लिख के दिखाएं तो ऐसा हो जाएगा कि आर एफ फैक्टर ऑफ बी इज 15 × 10⁻⁻1 टाइम्स आर एफ फैक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे जो x होगा, इस क्वेश्चन में जो x पूछा हुआ था, x का वैल्यू हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आप 15 को लिख सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।